चलिए, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, आप सबको पता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इंडिया हैज बिकेम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दिस वर्ल्ड। ठीक है ना? आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी हो रही होगी ना। चलिए, किसी में तो टॉप पर आए। तो इंडिया जो है वो प्रेजेंटली इस विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका। ठीक, आप सबको पता होगा कि वी आर मोर देन 1.4 बिलियन नाउ। वी हैव सरपास्ड चाइना in 2023 itself to become the most populous country in this world. ठीक, तो आज के इस छोटे से सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड थ्योरीज के बारे में। ठीक, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड जो थ्योरीज होती हैं ये सोशियोलॉजी के सिलेबस में, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के सिलेबस में सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। साथ ही साथ पॉपुलेशन के बारे में जो चर्चा होती है ये आपके जीएस पेपर 1 जो सोशल टॉपिक, वहां पर भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। खैर, हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या क्या थ्योरीज रही हैं। देखिए, यदि बात करें तो पॉपुलेशन से रिलेटेड कई सारी थ्योरीज रही हैं, लेकिन हम यहां पर बात करने जा रहे हैं द मोस्ट सिस्टमेटिक थ्योरी, या फिर हम बोल सकते हैं कि सबसे पहली मोस्ट सिस्टमेटिक थ्योरी पॉपुलेशन से रिलेटेड। और ये थ्योरी दी किसने थी? ये थ्योरी दी थी मिस्टर थॉमस माल्थस ने। ठीक है, जो कि 18th सेंचुरी में पैदा हुए थे और इन्होंने 1798 में अपनी पहली थ्योरी दी थी पॉपुलेशन से रिलेटेड। However, whatever his theory was, it was not very optimistic. उन्होंने जो पॉपुलेशन के बारे में अपना जो बात बताया था वो बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक था। उनकी थ्योरी से ये बात झलकता था क्या कि पॉपुलेशन या फिर जो ह्यूमन सोसाइटी के बारे में जो भी उन्होंने बताया उसमें निराशा के तत्व थे मौजूद, यानी कि उसमें बहुत सारे पेसिमिस्टिक पॉइंट्स थे जो मेंशन्ड थे। समझिए जरा, देखिए आखिर इन्होंने ऐसा क्या बोला। थॉमस माल्थस का मानना था कि किसी भी रीजन की जो पॉपुलेशन है ना, ये उस रीजन के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सरपास कर जाएगी। व्हाट डज इट मीन? उन्होंने सिंपल सा बताया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या कोई भी जो प्रोडक्शन होता है ना वो एपी में बढ़ता है। आप लोगों ने बचपन में मैथ में थोड़ा मोड़ा इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आप लोग जानते हैं तो जैसे 2 से 4 हो जाना, 4 से 6 हो जाना, 6 से 8 हो जाना, दिस इज व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, और उन्होंने आगे ये बोला, हाउएवर द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इंक्रीजेस एट जीपी, यानी कि 2 से 4 होगा और 4 से 8 हो जाएगा, 8 के बाद 16 हो जाएगा। ठीक, तो उनका ये मानना था कि पॉपुलेशन जो है वो जीपी में बढ़ती है। मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं कि एपी से ज्यादा तेजी से बढ़ता है जीपी। तो उनका क्या मानना था कि पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और फूड प्रोडक्शन जो है वो कम तेजी से बढ़ेगा। तो देयर इज गोइंग टू कम अ सिचुएशन वेयर population increase is going to surpass the agriculture production of that particular region. तो जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो नीचे रह जाएगा। ठीक, तो उनकी थ्योरी ये बात क्लियर कट समझाती है कि इसका मतलब ह्यूमैनिटी जो है वो हमेशा पॉवर्टी में ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, फूड प्रोडक्शन कम तेजी से होगा, तो आज नहीं तो कल तो इसको पीछे छोड़ ही देंगे ना। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप इसको एक सिंपल से ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ठीक, उनका मानना था कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन होगा वो इस तरह से बढ़ेगा एपी में, वेयर एज जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ होगा वो स्टार्टिंग में धीरे हो सकता है, लेकिन जब वो जीपी में बढ़ेगा तो वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो देख लीजिए, यही जो पॉइंट है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ क्राइसिस। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या फूड प्रोडक्शन या किसी भी तरह के प्रोडक्शन से ज्यादा तेजी से आगे निकल गया। तो अब ऐसे में क्या हो जाएगा? ऐसे में हो जाएगा कि लोग ज्यादा हैं और उनके रिक्वायरमेंट के लिए जितना प्रोडक्शन चाहिए वो नहीं रह जाएगा। इस कारण से क्या होगा? सोसाइटी में पॉवर्टी बढ़ेगी, सोसाइटी में और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं रहेगा। तो इन लैक ऑफ दीज मतलब दीज रिसोर्सेस देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। ठीक है ना? इसीलिए मैंने क्या बोला कि माल्थस का जो पॉपुलेशन से रिलेटेड थ्योरी है ना ये पेसिमिस्टिक है।
इतना ही नहीं, ही वेंट ऑन टू से, उन्होंने आगे बताया कि इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ना सोसाइटी में दो तरह के चेक्स आएंगे। सबसे पहले को उन्होंने बोला कि देयर विल बी पॉजिटिव चेक्स इन सोसाइटी। मतलब क्या है पॉजिटिव चेक का? पॉजिटिव चेक का मतलब था उनका कि सोसाइटी में क्या होगा, सोसाइटी में वॉर हो जाएगा, या तो सोसाइटी में फैमाइन आ जाएगा, या नेचुरल डिजास्टर्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी। जिसका सिंपल सा मतलब है वो ये कहना चाह रहे थे कि ये नेचर का तरीका है पॉपुलेशन के ग्रोथ को कंट्रोल करने का। तो सोसाइटी में क्या होंगे, पॉजिटिव चेक्स आएंगे, ठीक है, जो कि वॉर के फॉर्म में हो सकते हैं, फैमाइन के फॉर्म में हो सकते हैं, डिजास्टर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा उन्होंने बताया कि पॉजिटिव चेक्स के साथ साथ प्रिवेंटिव चेक्स भी आ सकते हैं। उन्होंने प्रिवेंटिव चेक्स में क्या माना था, उनके हिसाब से प्रिवेंटिव चेक का मतलब था कि पीपल विल डिले देयर मैरिज, लोग जो है ना वो अपनी शादी में देरी करने लग जाएंगे, ज्यादा उम्र में विवाह करने लगेंगे, ठीक है, ज्यादा उम्र में विवाह होगी तो बच्चे कम पैदा होंगे, बच्चे कम पैदा होंगे, इससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि पीपल विल गो फॉर सेलिबेसी, लोग जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाएंगे, यानी कि आजीवन विवाह नहीं करेंगे। These are some preventive checks according to Malthus। बात समझ में आया? अगर माल्थस की थ्योरी को लिखना है तो बस आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या क्या? आई एम जस्ट गोइंग टू समराइज देम। सबसे पहला तो एपी जीपी, यानी कि फूड प्रोडक्शन एपी में बढ़ रहा है और पॉपुलेशन जो है वो जीपी में बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से आगे बढ़ जाएगा, फूड प्रोडक्शन पीछे रह जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए माल्थस ने बताया 2 तरह के चेक्स होंगे। पहला को उन्होंने बताया पॉजिटिव चेक्स, यानी कि वॉर, फैमाइन, डिजास्टर वगैरह आएंगे, और दूसरा उन्होंने बताया कि प्रिवेंटिव चेक्स आएंगे। प्रिवेंटिव चेक्स का मतलब कि लोग सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाएंगे, या फिर वो अपने मैरिजेस को डिले करेंगे। बात समझ में आया? तो ये थी माल्थस की थ्योरी। अब जैसे कि हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमारा तरीका क्या होता है कि हम एक थिंकर या कोई एक जो सोशियोलॉजिस्ट होता है, जो भी एक स्कॉलर होता है, हम उसके व्यू को पढ़ते हैं, फिर हम उसका काउंटर भी समझने की कोशिश करते हैं, तभी तो हमारा एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो पाएगा, ठीक, कि हम दोनों एस्पेक्ट को समझ पाएं कि क्या इस पक्ष का मतलब है और दूसरा पक्ष भी तो हमें समझना है, बिकॉज एज एन ऑफिसर यू मस्ट हैव द बोथ डायमेंशंस इन योर हेड, ठीक है ना, आप यूनिडायमेंशनल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए आखिर इनका क्रिटिसिज्म क्या हुआ। सबसे पहला तो इनका क्रिटिसिज्म इसी कारण से हो गया कि एक बात बताइए, आपने ये कैसे मान लिया कि पॉजिटिव चेक्स जो होते हैं, जो पॉजिटिव चेक्स जो होते हैं वो वॉर होते हैं, यानी कि वॉर, फैमाइन, डिजास्टर जैसे टर्म के लिए पॉजिटिव यूज करना कहां तक जस्टिफाइड है। तो फॉर दिस ही वॉज क्रिटिसाइज्ड। लेटर ऑन ही वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड बिकॉज जैसे जैसे हमने देखा, जब हम 19th सेंचुरी में एंटर किए, इन्होंने अपनी थ्योरी 1798 में दी है, तो बाद के जो सेंचुरीज आए उसमें हमने देखा कि हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या बाकी चीजों के प्रोडक्शन को टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करके काफी तेजी से बढ़ाया। तो यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो हम प्रोडक्शन को ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ा सकते हैं, वी कैन इवन इंक्रीज प्रोडक्शन एज वेल। तो ये दूसरा थ्योरी का क्रिटिसिज्म। And third and the most important criticism, during the time of Malthus as well, there were various methods of contraceptives, ठीक है ना। 18th सेंचुरी में भी, 1798 में भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यानी कि गर्भ निरोध के कई सारे उपाय मौजूद थे, ठीक, बट बीइंग अ कैथोलिक क्रिश्चियन ही डिड नॉट मेंशन, उन्होंने एक भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को मेंशन नहीं किया। यहां देखिए मैंने जो प्रिवेंटिव चेक्स आपको बताए, इसमें कहीं भी मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स की बात की, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इवन ही वाज क्रिटिसाइज्ड बाय सम अदर स्कॉलर्स। कई सारे स्कॉलर्स का ये मानना था कि उनका जो ये थ्योरी है ना वो उनके धर्म से बायस्ड है, उनके रिलीजन से बायस्ड है, और चूंकि वो एक खुद कैथोलिक क्रिश्चियन है इसीलिए उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स की कोई बात ही नहीं की। बात समझ में आया? तो ये था माल्थस का पॉपुलेशन थ्योरी, ठीक। हम इसी तरह से जो है वो सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसका काउंटर समझते हैं, और इसी तरह से धीरे धीरे हम पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस वेयर IBE इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन विच इज इन ईटानगर, ठीक। तो आप यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपनी इस सिविल सर्वेंट बनने की जर्नी में काफी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।